हेलो दोस्तों, आप सभी वर्ग 3 के अभ्यर्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम ईवीएस का पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप जितने भी हमारे चैनल पर नए अभ्यर्थी हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसमें वर्ग 3 से संबंधित सभी विषयों की वीडियो और पीडीएफ इसमें अवेलेबल हैं। तो आज हम हमारा पहला जो टॉपिक है उसको क्लियर कर रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के जनक। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम के जनक हैं वो हैं ए.जी. टांसले। हमारे जो पारिस्थितिक तंत्र हैं उसके जो जनक हैं वो ए.जी. टांसले हैं। और हमारा वही दूसरा क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया अर्नेस्ट हैकल ने। जो हमारा पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें तो अर्नेस्ट हैकल आएगा 1869। हमारा तीसरा पॉइंट है इसमें, गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी के जनक। गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी के जनक में अर्नीस नीस आ जाएगा इसका गहन पारिस्थितिकी के जनक के रूप में। और हमारा चौथा जो है पॉइंट, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। अगर हम बात करें भारतीय पारिस्थितिकी, जो हमारा इंडियन इकोलॉजी के जनक की बात करेंगे तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। अब हम इन चार टॉपिक को फिर से क्लियर कर सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के जनक की बात करें तो इसमें आ जाएगा ए.जी. टांसले। पारिस्थितिकी तंत्र के जनक ए.जी. टांसले। दूसरा हमारा है पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। अगर सर्वप्रथम प्रयोग की बात करेंगे तो अर्नेस्ट हैकल। अब हम बात करें गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी के जनक अर्नीस नीस हो जाएंगे गहन पारिस्थितिकी के जनक। और वही हम बात करें भारतीय पारिस्थितिकी के जनक तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी। अब हम देखेंगे कि पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो ये चार भागों से मिलकर बना है। इसमें स्थल मंडल आ जाएगा, जीवमंडल है, जलमंडल है और वायुमंडल है। अगर हम बात करें स्थल मंडल की, स्थल मतलब ज़मीन की चीज़ें हैं, जैसे इसमें आएंगे पर्वत, मरुस्थल, मैदान। जो पर्वत होते हैं, मरुस्थल होते हैं, मैदान है, ये सब स्थल मंडल का भाग है। और जीवमंडल की बात करें तो जीव हैं, पेड़ पौधे हो जाएंगे, जीव जंतु हो जाएंगे, ये जीवमंडल में आ जाएंगे। अब हम अगर जलमंडल की बात करें तो जितने भी जल की चीज़ें हैं, नदी हो गया, तालाब हो गए, झील हो गई, हिमनद हो गया और सागर हो गया। हिमनद की बात करें तो जो बर्फ़ से ढकी हुई चीज़ उसको हम हिमनद कहते हैं। तो ये जलमंडल में आ गया। अब हम वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल 5 परतों से मिलकर बना हुआ है। क्षोभ मंडल, इसमें वायुमंडल में 5 परतें हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। अब इसके कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, या हम फिर से देखें इसको, पर्यावरण को देखें तो 4 तत्व स्थल मंडल, जल मंडल, जीवमंडल और वायुमंडल से मिलकर बना है। स्थल मंडल में पर्वत, मरुस्थल, मैदान। जीवमंडल में जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु। जलमंडल में जितने भी जल एक चीज़ है जिसमें जल रहता है, नदी, तालाब, झील, हिमनद, सागर। वायुमंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। 5 परतों से मिलकर वायुमंडल बना हुआ है, फैला है। अब हम इसके कुछ MCQ जो बहुत सारे CTET, UPTET, सुपरटेट में आए हुए उन क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि पर्यावरण के भौतिक या अजैविक संघटक। जो पर्यावरण है उसके भौतिक या अजैविक संघटक, तो वायु, जल, मृदा, खनिज। आप देख पा रहे हैं, वायु, जल, मृदा, खनिज, अकार्बनिक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, अकार्बनिक तत्व में आ जाएंगे। अब कार्बनिक तत्व की बात करें तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, ये सब कार्बनिक तत्व हैं। अकार्बनिक तत्व में नाइट्रोजन, फास्फोरस चीज़ें आती हैं। कार्बनिक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा। जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको कार्बनिक तत्व कहते हैं। तो ये सब
पर्यावरण के भौतिक और अजैविक संघटक हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन इसमें देखें कि पर्यावरण के जैविक घटक कौन कौन से हैं। तो पेड़ पौधे और जीव जंतु जो जैविक घटक हैं जिसमें जीवन पाया जाता है। जैविक घटक की बात करें जिसमें जीवन पाया जाता है, तो पेड़ पौधे और जीव जंतु आ जाएंगे पर्यावरण के जैविक घटक। अब हम देखें पारिस्थितिक घटक। तो पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक है, एक जैविक आ जाता है और एक अजैविक आता है। पारिस्थितिक तंत्र के घटक की बात करें तो एक जैविक घटक है, दूसरा अजैविक घटक है। जैविक घटक को तीन भागों में बांटा गया है। इसमें जो पहला हमारा जाएगा उत्पादक हो जाएगा, दूसरा उपभोक्ता हो जाएगा, तीसरा हमारा अपघटक हो जाएगा। उत्पादक की हम बात करें तो इसमें उत्पादक में आ जाएंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, शैवाल, ये सब उत्पादक हैं। हम उत्पादक की बात करें तो इसमें आ जाएगा शैवाल और पेड़ पौधे। और वही हम उपभोक्ता की बात करें तो इसमें जीव जंतु और मनुष्य जाते हैं। अब मनुष्य पूछता है तो मनुष्य एक उपभोक्ता है। जीव जंतु और मनुष्य उपभोक्ता में जाएंगे। अब घटक की बात करें हम तो अब घटक में कवक और जीवाणु। अब ये तो जैविक घटक के भाग हो गए। जैविक घटक के तीन भाग होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब अजैविक घटक की बात करें तो इनको भी तीन भागों में बांटा गया है। इनके तीन भाग कौन कौन से हैं। तो इसमें आ जाएगा कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक। अब वही कार्बनिक की बात करें, हमने ऊपर पढ़ा हुआ है। कार्बनिक में क्या क्या आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस और यूरिया। ये कार्बनिक में जिसमें जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं। अकार्बनिक की बात करें तो जितने भी रसायन अकार्बनिक तत्व NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये सोडियम जो हो जाएगा, पोटेशियम, मिट्टी, चट्टान, खनिज, ये सब अकार्बनिक में आ जाएंगे। और अगर हम बात करें भौतिक तो भौतिक कारक में आ जाएगा वायु, आर्द्रता, तापमान, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब आदि। अब हम उत्पादक की बात करें तो उत्पादक में आता है हरे पौधे और शैवाल। ये यूपी टेट 2011 में आया हुआ सवाल, ये बहुत आता है। उत्पादक की बात करें तो हरे पौधे, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं और शैवाल हैं, ये सब उत्पादक में आते हैं। उपभोक्ता में जीव जंतु आते हैं और मनुष्य आता है। मनुष्य एग्जाम में आता है कि मनुष्य क्या है, उत्पादक है, उपभोक्ता है, अपघटक है। तो मनुष्य जो है वो उपभोक्ता है। उपभोक्ता में जीव जंतु और मनुष्य आ जाएंगे। अपघटक या अपमार्जक में जीवाणु और कवक आते हैं। अब हमारा प्रकृति का मेहतर या सफाई कर्मी की बात करें। अगला क्वेश्चन, प्रकृति का मेहतर या सफाई कर्मी, तो इसमें आ जाएगा जीवाणु या कवक की बात करें तो प्रकृति का मेहतर है या सफाई कर्मी है। तो हम प्रकृति का मेहतर या सफाई कर्मी जो प्रकृति को साफ सफाई रखते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो इसमें जीवाणु और कवक जो दो ऐसी चीज़ हैं जो प्रकृति को साफ रखते हैं, सफाई कर्मी कहलाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत। जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसमें ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत क्या, हमको वहाँ पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो ये सौर ऊर्जा से सूर्य के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहेंगे। इससे ही हमको यहाँ पे जो है ऊर्जा मिलती है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत सौर ऊर्जा है। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं यूपी टेट, हरियाणा टेट, बिहार टेट में 17, 15, 11 में आया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकृति द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। अगला क्वेश्चन है जो प्रकृति द्वारा जो निर्मित पारिस्थितिक तंत्र क्या क्या है। तो इसमें आ जाएगा नदी आ जाएगा, तालाब, झील, घास का मैदान, वन आदि प्रकृति द्वारा निर्मित है। जो प्रकृति की देन है वो नदी प्रकृति की देन है, तालाब, झील, घास का मैदान, वन इत्यादि ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हमारे आ जाएंगे प्रकृति द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र। अब कृत्रिम या मानव, जिसमें कृत्रिम की बात करें, हम मानव निर्मित की बात करें जो मानव ने बनाया हुआ है। तो कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो इसमें आ जाएगा हमारा धान का खेत, पार्क, बगीचा, एक्वेरियम। इन सब चीज़ों को मानव बनाता है। धान का खेत को मानव बनाएगा, पार्क को बनाएगा,
और बगीचा एक्वेरियम को। तो ये मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र हैं। अब हम पारिस्थितिक तंत्र को समझेंगे। तो पारिस्थितिक जो हमारा तंत्र है वो दो भागों से मिलकर बना है, प्राकृतिक पारितंत्र और कृत्रिम मानव निर्मित पारितंत्र। तो इनको दो भागों में बांटा गया है। पारिस्थितिक तंत्र में हम पहले भाग प्राकृतिक पारितंत्र की बात करें तो इसमें आ जाएगा घास का मैदान, वन और जंगल, नदियाँ और झील और सागर। ये सब हमारे प्राकृतिक पारितंत्र हैं जो प्रकृति की देन है। घास का मैदान प्रकृति की देन है, वन है, नदियाँ, झील और सागर हैं। वहीं कृत्रिम और मानव निर्मित की बात करें तो इसमें आ जाएगा पार्क, बगीचा, धान का खेत। पार्क, बगीचा और धान का खेत इनको मानव बनाता है। चाहे पार्क की बात करें, चाहे बगीचे की बात करें, चाहे धान का खेत, सब मानव निर्मित करता है। कृत्रिम झील भी मानव बनाता है, नहर मानव बनाता है, तालाब, डैम और हमारा आ जाएगा एक्वेरियम। ये सब मानव बनाता है। अब प्राकृतिक पारितंत्र को दो भागों में बांटा गया है। इसका जो पहला भाग है वो हो जाएगा हमारा स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और दूसरा हो जाएगा जलीय पारिस्थितिक तंत्र। स्थलीय जो स्थल होते हैं जैसे घास का मैदान हो गया, वन हो गया, जंगल हो गया, ये सब स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र हैं। और जलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो नदियाँ हो गया, तालाब हो गए, झील, सागर, समुद्र जिसमें जल पाया जाता है वो जलीय पारिस्थितिक तंत्र हमारे होंगे। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र जो हो जाएगा समुद्र और महासागर। यूपी टेट में आया हुआ भी है। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र की बात करेंगे तो समुद्र या महासागर। दूसरा है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जो हमारी खाद्य श्रृंखला होती है उसमें ऊर्जा का प्रवाह क्या है, तो वो एक दिशी है, एक दिशी में चलता है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलें तो खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह की बात करें तो वह बहुदिशी है, बहुत सारी दिशाओं में होता है। खाद्य श्रृंखला को समझेंगे हम। अगला टॉपिक हमारा है खाद्य श्रृंखला। तो हम खाद्य श्रृंखला को देखें यहाँ, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और जलीय पारिस्थितिक तंत्र। घास स्थलीय उत्पादक, टिड्डा, मेंढक, सांप और गिद्ध, ये हमारे हो जाएंगे घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। जलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो शैवाल, जलीय पिस्सू, छोटी मछली, बड़ी मछली, बगुला, बदक, सारस, ये सब हमारे हो जाएंगे जलीय पारिस्थितिक तंत्र। अब हम इसके जो आए हुए क्वेश्चन उनको सॉल्व करेंगे या उनको हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे उनको। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, स्किप मत कीजिए। इसमें सी टेट, यूपी टेट, बिहार टेट, जितने भी टेट, एमपी टेट के आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन, इसमें ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। सिलेबस सभी टेटों का एक सा है, सभी राज्यों का, इसलिए हम जो पढ़ रहे हैं वो बहुत सारे क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन, क्योंकि जो एमपी टेट होना बहुत ज़्यादा शिफ्टों में होना है, तो एक से क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो वे रिपीट ज़रूर होंगे। तो अब वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ के लेखक कौन है। ये बुक चार्ल्स डार्विन की है और ये बहुत एग्जामों में आती है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ के लेखक कौन है, तो चार्ल्स डार्विन आ जाएगा इसका आंसर। आप देख सकते हैं यूपी टेट 17 में आया हुआ है, हरियाणा टेट 2015 में ये सवाल आया हुआ है। अगले हम क्वेश्चन की बात करें फिलॉसफी जोलॉजिक के लेखक, तो ये आ जाएगा लेमार्क। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है, चार्ल्स डार्विन की बुक कौन सी है, लेमार्क की बुक कौन सी है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ की बात करेंगे तो डार्विन आएगा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ की डार्विन। और फिलोसफिक जोलॉजिक की बात करेंगे तो लेमार्क, फिलोसफिक जोलॉजिक की बात करेंगे तो लेमार्क आएगा। अब हमारे कुछ सिद्धांत हैं, कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। हमारा लेमार्कवाद किसने दिया, तो लेमार्क ने दिया। लेमार्कवाद का सिद्धांत लेमार्क ने दिया। इसके बाद हमारा है डार्विनवाद, डार्विनवाद किसने दिया, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया। वही हम बात करें उत्परिवर्तनवाद, उत्परिवर्तनवाद दिया होंगो डी वरीज ने। हाँ, तो फिर से वही देख सकते हैं हम, हमारा जो पहला सिद्धांत है लेमार्कवाद, तो वो लेमार्क ने दिया। डार्विनवाद डार्विन ने दिया। ये तो नाम से स्पष्ट है, लेमार्कवाद मतलब लेमार्क, डार्विनवाद मतलब चार्ल्स डार्विन। वही उत्परिवर्तन थोड़ा अलग है, उत्परिवर्तनवाद दिया हमारा होंगो डी वरीज ने। उत्परिवर्तनवाद किसने दिया, होंगो डी वरीज ने।
अब हम इसके प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र का आतंकवादी वृक्ष। जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसका आतंकवादी वृक्ष किसे कहते हैं? तो ये यूकेलिप्टिस को कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का आतंकवादी वृक्ष की बात करें तो यूकेलिप्टिस। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किसानों का मित्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसानों का मित्र किसे कहते हैं? तो केचुआ, केचुआ या सांप दोनों आएंगे इसमें। तो केचुआ या सांप को हम बोलते हैं किसानों का मित्र। केचुआ या सांप को हम बोलेंगे किसानों का मित्र। ये आया हुआ है एमपी में। जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं कौन? वन करते हैं। जो हमारा जलीय चक्र होगा, जलीय चक्र को नियंत्रित करेगा। तो जलीय चक्र को कौन नियंत्रित करेगा? तो ये करेगा वन। जलीय चक्र को वन नियंत्रित करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला का क्रम है। जो हमारी खाद्य श्रृंखला उसका सही क्रम क्या है? पहले उत्पादक आते हैं, फिर उपभोक्ता आते हैं, फिर लास्ट में अपघटक आते हैं। उत्पादक पेड़ पौधे, जीव जंतु, उपभोक्ता मनुष्य, अपघटक जीवाणु, कवक, ये सब इसमें आते हैं। हमने अभी पढ़ा हुआ है। अब हम बात करें घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। जो हमारी घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है उसमें उसका सही क्रम क्या है? घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो इसमें आ जाएगा, पहले आएंगे घास, फिर आएगा टिड्डे, मेढक, सर्प, बाज। घास खाएगा टिड्डे, टिड्डे खाएगा मेढक, मेढक को सर्प, सर्प को बाज। ये हमारा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। घास को टिड्डे खाएंगे, टिड्डे को मेढक खाएगा, मेढक को सर्प खाएगा, सर्प को बाज खाएगा। सभी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होगा सीधा। तो सभी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? सीधा होता है। एक वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है उल्टा। दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, सभी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। किस में होता है सीधा? ये हमारा होता है, सभी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है, और एक वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड उल्टा हो जाएगा। एक वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र की बात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, और सभी की बात करेगा सभी पारिस्थितिक तंत्र में तो सीधा हो जाएगा। अब हम देखें अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में नेपिन्थीज मतलब कीटभक्षी पौधा का स्तर, सभी मतलब खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधा का जो स्तर है तो वो कैसा है? उत्पादक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों का है। उत्पादक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों का है। एक खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधा का स्तर जो है उत्पादक का भी काम करता है, द्वितीय उपभोक्ता दोनों काम करता है। पारिस्थितिक तंत्र मतलब खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक दिशीय है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। जो किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कैसा होगा? तो ये हो जाएगा जैव और भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। अगला है, खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा का कितने प्रतिशत अपने शरीर भार में रूपांतरण करता है? तो ये करता है 10%। कितना करता है? 10% करता है। हम अगर बात करें खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा का, जो उपभोक्ता है वो संचित ऊर्जा का कितने प्रतिशत अपने शरीर भार में रूपांतरण करता है? तो 10% आ जाएगा। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक तो लिंडेमान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10% का नियम किसने दिया? तो 10% का नियम दिया लिंडेमान ने 1942 में। 10% का नियम जो देने वाले वैज्ञानिक थे वो थे लिंडेमान जी, जिन्होंने 10% का नियम दिया। अगला टॉपिक की बात करें, घास का मैदान। तो जो हमारा घास का मैदान है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि
इसको दो भागों में बांटा गया, घास के मैदान को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात करें तो इसमें आ जाएगा लानोस। लानोस घास का मैदान है जो उष्णकटिबंधीय है, कोलंबिया और वेनेजुएला देशों में पाया जाता है। ये पूछ लेता है कि लानोस कैसा घास का मैदान है, तो ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अब हम देखें कैपोस। कैपोस जो घास का मैदान है जो उष्णकटिबंधीय है, ये भी जो कैपोस है ये भी पाया जाता है, ये पाया जाएगा ब्राज़ील में। कैपोस ब्राज़ील में पाया जाएगा। और सवाना पूर्वी अफ्रीका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाना बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। सवाना जो घास का मैदान वो कहाँ पाया जाता है, तो पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है सवाना। सेलवास की बात करें तो अमेजन बेसिन में, सेलवास जो पाया जाता है वो अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। तो ये सभी जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, चारों, लानोस की बात करें, कैंपोस की बात करें, सवाना की बात करें, सेलवास की बात करें, ये सब उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। अब हम शीतोष्ण घास के मैदान की बात करें तो पंपास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत। पंपास अर्जेंटीना का घास का मैदान है। स्टेपी मध्य एशिया, मतलब यूक्रेन देश का है, ये मध्य एशिया यूक्रेन का है। करें शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान का तो पंपास, स्टेपी, अगला है वेल्ड। वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका का। पेरी उत्तरी अमेरिका कनाडा देश का है पेरी। और अगला हमारा है पुस्टाज जो हंगरी का है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है। और कैटरबरी न्यूजीलैंड का है। हम जिसमें अगर बात करें पंपास बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। स्टेपीज, वेल्ड, पेरीज और डाउन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंपास अर्जेंटीना का है, पंपास जो है अर्जेंटीना का है। स्टेपीज आएगा मध्य एशिया या यूक्रेन का। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका का। पेरी उत्तरी अमेरिका कनाडा का। डाउन्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का। और कैटरबरी न्यूजीलैंड का। और पुस्टास हंगरी का। ये हैं शीतोष्ण घास के मैदान और ये थे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब हम बात कर रहे हैं भारत में घास के मैदान। जो हमारा भारत देश है उसमें भी बहुत सारे घास के मैदान हैं। तो हम इसमें अगर बात करें, हम भारत के घास के मैदान की बात कर रहे हैं तो सोनमर्ग या गुलमर्ग, सोनमर्ग या गुलमर्ग ये होगा हमारा जम्मू कश्मीर राज्य में। बुग्याल ये हो जाएगा उत्तराखंड पे। उर्मिल कर्नाटक पे। सोला महाराष्ट्र पश्चिमी घाट पे। बन्नी घास ये हो जाएगा गुजरात पे। फिर से हम देख सकते हैं इसमें सोनमर्ग, सोनमर्ग की बात करें तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। सोनमर्ग की बात करें तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में हो जाएगा सोनमर्ग। बुग्याल, बुग्याल की बात करें हम अगर बुग्याल की बात करें तो ये उत्तराखंड पे, उत्तराखंड राज्य पे बुग्याल। उर्मिल, उर्मिल कर्नाटक, उर्मिल की बात करें तो कर्नाटक। सोला, सोला की बात करें तो महाराष्ट्र। बन्नी घास ये हो जाएगा गुजरात। सोनमर्ग गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। बुग्याल उत्तराखंड। उर्मिल कर्नाटक। सोला महाराष्ट्र। बन्नी घास गुजरात। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो दिया हुआ है। सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र, अगर बात करें सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र की तो इसका आंसर हो जाएगा एक्वेरियम। एक्वेरियम जो होगा सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र होगा। अब हम बात करें सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, सबसे बड़ा हो लेकिन कृत्रिम हो, मानव निर्मित हो तो हो जाएगा धान का खेत। सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र की बात करेंगे तो एक्वेरियम आएगा। सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र की बात करेंगे तो धान का खेत आ जाएगा। फिर से हम देख सकते हैं सबसे पारिस्थितिक तंत्र एक्वेरियम, सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र धान का खेत, सबसे विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र पर्णपाती वन और स्थल खंड पे पाए जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो जंगल। पारिस्थितिक तंत्र का मित्र की बात करें तो नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ और तुलसी, ये सब पारिस्थितिक तंत्र के मित्र हैं। अब हम अगला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण। हर यूपी टेट, राजस्थान टेट, हरियाणा टेट ये सब आया हुआ। देखिए प्रकाश संश्लेषण, पर्यावरण विषय पढ़ें और प्रकाश संश्लेषण की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब प्रकाश संश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है पेड़ पौधे से रिलेटेड। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसके कारक की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, तापमान और पर्णहित, ये 5 चीज़। CO2, H2O, सूर्य का प्रकाश, तापमान और पर्णहित क्लोरोफिल, ये 5 चीज़ इम्पोर्टेंट हैं। ये पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में इनमें से कौन सा कारक
उपस्थित नहीं रहता। 4 विकल्प देगा, 3 एक से रहेंगे, एक अलग रहता, उसमें भी चुनने के लिए ये आ जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, तापमान और क्लोरोफिल ये इम्पोर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। वही हम बात करें सूत्र की तो 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, C6H12O6, 6H2O, 6O2 प्लस ऊर्जा, इससे ये प्रकाश संश्लेषण की ऐसी क्रिया होती है। वही हम यहाँ ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का सूत्र हो जाएगा C6H12O6। तो ये ऐसी क्रिया प्रकाश संश्लेषण की होती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे जो टीचर भर्ती से वर्ग 3 से रिलेटेड जितने वीडियो हैं, 10 तारीख को एग्ज़ाम होना है, इसका इसमें बहुत सारी वीडियो आना है, तो उसकी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पे।